नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बीच जेडीयू रविवार सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद उनके राज्यपाल से मिलने और रविवार शाम या सोमवार सुबह शपथ ग्रहण समारोह से पहले नई सरकार बनाने का दावा पेश करने की संभावना है। इसके अलावा नीतीश कुमार आज रात बीजेपी के समर्थन पत्र पर बीजेपी विधायकों से हस्ताक्षर कराएंगे। सूत्रों ने आगे बताया कि जब बिहार के मुख्यमंत्री कल राज्यपाल से मिलने जाएंगे तो बीजेपी के सदन के नेता और अध्यक्ष भी उनके साथ जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने जेडीयू के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पार्टी 2 डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि पार्टी बिहार राजनीतिक संकट के बीच इंडिया ब्लॉक में मतभेदों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जेडीयू का इंडिया गठबंधन छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उनसे बात करने की कोशिश भी की है। कांग्रेस प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि नीतीश के मन में क्या है। कल मैं दिल्ली जाऊंगा और पूरी जानकारी लूंगा, देखते हैं क्या होता है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के रवैये से इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। हालांकि इस बयान में बिहार का जिक्र नहीं किया गया है। त्यागी ने कहा कि जिस मेहनत और इरादों से नीतीश कुमार ने इसे संगठित किया वो कांग्रेस पार्टी के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये से तार तार हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की संभावना बढ़ी है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़े की संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के रवैये से अखिलेश यादव भी दुखी हैं। किसी त्यागी ने आगे कहा, सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है। वहां टीएमसी की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। वहां राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत न देकर विवाद और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन हमने तैयार किया था वो तार तार होता जा रहा है। बिहार में जारी सियासी अटकलों के बीच आरजेडी की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक से बाहर निकलने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बात की। मनोज झा ने कहा, इस बैठक में सभी विधायक थे। बैठक में समकालीन राजनीति में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों या फिर राज्य के मुद्दे हों। वो बोले, इसके बाद हर पहलू पर गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद लालू जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया कि जो भी फैसला होगा हम आपके साथ होंगे। बिहार की सियासी हलचल पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से गठबंधन वाला धर्म निभाया, नीतीश का हमेशा सम्मान किया। नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि उनको अब एनडीए में जाने से क्या मिलेगा, वो अब एनडीए में क्यों जा रहे हैं और पहले एनडीए क्यों छोड़ा था। पहले एनडीए छोड़ने का कारण साफ था कि नीतीश भाजपा से नाराज थे, क्योंकि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटें 2015 में 71 से घटकर 2020 के चुनावों में 43 सीटों पर आ गई थी और भाजपा की सीटों की संख्या 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश के विरोध में उतारा था। तो सवाल उठता है, अब क्या कारण हो सकता है कि एनडीए में जाने का। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सांसद 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन के कारण जीते थे और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे की उनको उम्मीद नहीं है। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख ललन सिंह को छोड़कर जदयू के अधिकांश शीर्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में बताए जा रहे हैं और ललन सिंह को इसीलिए अध्यक्ष पद से हटाया गया था। नीतीश को संभवतः यह एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पार्टी विभाजित हो सकती है। बता दें, जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ी गई 17 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की थी और वापस जाने का ये भी कारण है कि आंतरिक सर्वे उत्साहजनक नतीजे नहीं दे रहे हैं। नीतीश ने संभवतः यह अनुमान लगाया कि उनकी पार्टी मोदी के नेतृत्व में अपनी जीत की संभावनाओं में सुधार करेगी। वो पीएम मोदी के नेतृत्व में अधिक सीटें जीतेंगे बजाय आरजेडी के साथ जाकर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से बाहर जाना विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छा छुटकारा होगा। ममता बनर्जी के एक करीबी सूत्र ने शुक्रवार शाम को द टेलीग्राफ से कहा, दीदी सोचती हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं, जो अब निश्चित है, तो इससे अच्छा छुटकारा मिल जाएगा। उनके मुताबिक ममता सोचती हैं कि नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सत्ता विरोधी लहर के कारण गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता। टेलीग्राफ के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें विपक्षी गुट के प्रति नीतीश की प्रतिबद्धता के बारे में हमेशा संदेह था। यही कारण है कि उन्होंने गठबंधन के संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध किया था।
दीदी के करीबी सूत्र ने कहा कि भाजपा ने नीतीश को इंडिया का संयोजक नियुक्त होने के बाद उन्हें फिर से एनडीए में शामिल करने की योजना बनाई थी। दीदी को इस योजना के बारे में पता था, इसीलिए वो संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही थी। सूत्र ने कहा कि दीदी की आपत्तियों के कारण नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। उनके विचारों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने समर्थन किया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने के अटकलों के बीच सरकार में उसकी सहयोगी आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को मौजूदा राजनीतिक सरगर्मियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तमाम अटकलबाजियों के बावजूद हमारा मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार स्थिर है और इसे कोई खतरा नहीं है। ये सरकार बिहार के लिए काम करती रहेगी। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार को असमंजस की स्थिति खत्म करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर बातचीत बन गई है। अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को लेकर नाराजगी भरे बयान दिए गए थे। इससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत नजर आ रहे थे। अब अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। अखिलेश ने लिखा है, ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर सकारात्मक और रचनात्मक वार्ता जारी है और फॉर्मूले पर फैसला होने के बाद जानकारी दी जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की है जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 11 सीट कांग्रेस को दिए जाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बीजेपी पर नया आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है और से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनका दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 विधायकों से ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया है। केजरीवाल अब इस बारे में कहते हैं कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर 2 जजों के बीच चल रही रस्साकसी में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की दोनों बेंचों की इस संबंध में कार्यवाही को रोक दिया। आमतौर पर एक ही कोर्ट में 2 बेंचों के बीच इस तरह के टकराव नहीं होते हैं, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों की आपसी टिप्पणियां कई दिनों से खबर बन रही थी। एक विशेष सुनवाई में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा साथी जज सौमेन सेन के खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों पर गौर दिया। इस फैसले की सुनवाई 29 जनवरी को सोमवार को होगी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर राज्य में राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने और पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक नेता के पक्ष में दूसरे जज को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के उनकी मांगे मान लेने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें जूस का गिलास दिया, जिसके बाद जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठा आरक्षण के मामले में मनोज जरांगे की सभी मांगों को मंजूर कर दिया है और इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया है। उत्तराखंड विधानसभा में 5 फरवरी को एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित किया जा सकता है। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में
5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी 2 या 3 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मस्जिद कमेटी ने ये कहा है, ये रिपोर्ट है, फैसला नहीं। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में पहले से मंदिर था, मस्जिद इसी के अवशेषों पर बनाया गया है। वहीं मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है वो सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने एसआई के सर्वे पर कहा, ये महज एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। कई तरह की रिपोर्टें होती हैं, ये इस मामले पर कहा गया आखिरी फैसला नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि 19 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.79 अरब डॉलर घटकर 616.14 अरब डॉलर रह गया है। द मिंट की खबर के अनुसार इससे पिछले सप्ताह इस भंडार में 1.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। 12 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में ये 618.94 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।